नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। यह हमारा छठा वीडियो चल रहा है और इसमें हम लोग पिछले 5 वीडियो में हम लोग ने इतिहास का तीनों सेक्शन कर लिया था और पॉलिटी कर लिया था, इंडियन पॉलिटी कर लिया था। अब हमारे छठे सेशन में हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, जिसमें भारत एवं विश्व दोनों का दोनों ज्योग्राफी सम्मिलित रहेंगे। तो यह किताब मैं बता दूँ आप लोग क्या है। यह घटना चक्र है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र समान अध्ययन का। इसमें बीपीएससी के अब तक के सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए। तो आप लोगों को बस ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस वीडियो ऑन करना है और आराम से इसे सुनते सुनते अपने एग्ज़ाम का तैयारी करना है। जितना ज़्यादा बार आप इसे सुनेंगे उतनी अच्छी रिवीजन होगी आपकी और उतनी अच्छे ही एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आप लोगों का आराम से वीडियो को बार बार रिवाइज करना है, देखते रहना है और इससे रिवीजन आप लोग का बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग ने इस वीडियो को अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन लोगों तक यह वीडियो आसानी से आप पहुंचा सकें। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम अच्छे से अच्छे काम करने की ओर अग्रसर हो। तो बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब ये पूरी हो गई। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का समान भूगोल। पहले होगा विश्व भूगोल, फिर उसके बाद आएगा भारतीय भूगोल। तो यह 2 सेक्शन में भूगोल का सेक्शन रहेगा। हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर में ज्योग्राफी नहीं, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास कर लिया। इतिहास के तीनों सेक्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, जो कि पिछले 5 वीडियो में है। अगर आप लोगों ने वो देखा नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाइए देख लीजिए। और हमने करंट अफेयर सीरीज़ भी पूरा कंप्लीट किया है, 8 एरिया करंट अफेयर सीरीज़ का। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाइए उसे भी चेक कीजिए और आराम से देखिए। और अब हम लोग शुरू करते हैं आपका भारतीय भूगोल, ताकि आप लोग भूगोल देख लें। यह है विश्व भूगोल। पहले आएगा विश्व भूगोल। समान भूगोल में 2 सेक्शन रहता है, पहले विश्व भूगोल फिर भारतीय भूगोल। तो पहले विश्व भूगोल रहेगा। आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उपग्रह हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते थे, कौन है? कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। हमारे आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल कॉन्स्टिलेशंस हैं? तो यह है 88। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है कौन सा? तो सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं वह है कौन सा? सप्तऋषि। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र, वेनस। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो यह वेनस, शुक्र को। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी परिक्रमा करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो यह स्टार मार्क दिया हुआ है, इसमें आंसर अपर्याप्त है, तो इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे कितना लगता है। ठीक है, फिर से मैं प्रश्न पढ़ाता हूँ। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो इसका ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका विवरण पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? तो यह अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ? 23 डिग्री अक्षांश के पास। ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होती है? तो यह होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होती है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइज के हिसाब से, आप लोग सभी से देख पढ़ लेंगे। अगर कुछ लिखना होगा तो इसे उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके उतार लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ध्रुव का घनत्व सबसे कम है? तो यह घनत्व सबसे कम है शनि का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में खाली स्थान लेता है, तो यह कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में खाली स्थान लेता है, तो यह लेता है 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। जियोडेंसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह विज्ञान जो संबंधित है बी ऑप्शन, पृथ्वी के आयाम के माप से। आइए 19वां प्रश्न, किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार लेता है? तो यह रहता है प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार लेता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यह है अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यह अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, वीडियो रोक करके, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो यह है अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका देश में सबसे अधिक महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है कौन सा? तो चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है कौन सा? तो चिली है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो यह इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो यह इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यह है ब्रुनई। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यह है बोर्नियो। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यह है जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यह है जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यह है होन्शु। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह है डेनमार्क का। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। 29वां प्रश्न देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था ए वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह ए वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। अग्नि चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन सत्य है। यह क्रिस्टेशियन तथा आर्केस्ट्रीय दोनों ही होते हैं। यह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। और सादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह सी नंबर सत्य है। यह शैलीय स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो अब सादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलीय स्तरों में निक्षेपित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्टर और ड्रमलिन से संबंधित है? एस्कर और ड्रमलिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 4। तो आइए देख लेते हैं कौन क्या क्या है। एस्टर क्रूड वेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, सही। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं, यह भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एक एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, यह गलत है। चौथा नंबर देखते हैं, जबकि एस्टर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होती है, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होता है, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 और 4। आइए फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है? तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लहरें हैं, बिल्कुल सही। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं, यह बिल्कुल सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, यह गलत है। और जबकि एस्टर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होती है, ड्रमलिन ग्लेशियरों की
क्रिया से उत्पन्न होती है, यह बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। माउंट एटना है क्या? एक ज्वालामुखी। मौना लुआ उदाहरण है किसका? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लुआ उदाहरण किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं कथन देखना है कौन सा। तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बरवें प्लेट से अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों की घोर विध्वंस किया, यह बिल्कुल सही है। तटों पर घोर विध्वंस किया, यह बिल्कुल सही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपीय सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा, यह बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दृक् स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं सारा ऑप्शन। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेट में के बर्मा प्लेट से अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया, जाए बिल्कुल सही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपीय सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारे, यह बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी, यह बिल्कुल सही है। ये देखिए इसके विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व का सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रृंखला है कौन सा है? तो एंडीज। विश्व का सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रृंखला है तो कौन सा? एंडीज है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मध्य अफ्रीका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अफ्रीका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग इसका डिफरेंट पढ़ के आराम से इसे देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें जगह है जहाँ यह पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ई ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किलिमंजारो है एक क्या है? आग्नेयगिरी मतलब वोल्केनो। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। गोबी का मरुस्थल है चीन में। गोबी का मरुस्थल है कहाँ? चीन में। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो वह स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो यह है हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो हंगरी एक स्थलरूप देश है इन चारों विकल्पों में। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं तो यह है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं पामीर को। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो यह पामीर को कहा जाता है। पूर्वी समुद्री का स्वामिनी का नाम है तो यह श्रीलंका। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल है तो यह उत्तरी ध्रुव। समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच के दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक यह कटक का नाम है जिसके बारे में इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर से देखते हैं प्रश्न।
6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम है तो क्या है? एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। 51वां प्रश्न। ग्रैंड कैनियन है क्या है? तो एक खड़ है या फिर गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड है, तो गॉर्ज उसको कहते हैं इंग्लिश में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। सूरज नगर जोड़ती है तो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। सूरज नगर जोड़ती है किसे? भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है तो किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अंध्र महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और एवं अंध्र महासागर को। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सुंडा ट्रेंच किस महाद्वीप के समानांतर स्थित है? तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से एक। इसका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आइए पढ़ लेते हैं। सुंडा ट्रेंच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। तो पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, तो इसमें आंसर जावा और सुमात्रा दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ई डाला गया है। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो 10 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर की। काहिरा के समय ग्रीनविच में काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो यह स्थित है, तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है कौन सा? तो 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है कौन सा? 22 दिसंबर को। महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? तो यह हुए विवर्तनीय की क्रिया द्वारा। महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? तो विवर्तनीय क्रिया द्वारा अलग हुए हैं। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो यह है अल्पस। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सा? अल्पस। तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? तो चीन में। तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो यह है लेबनान। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो यह लेबनान है। बाकी इन तीनों देशों का है जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन का उनके साथ सीमा है। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का क्या नाम है? तो यह है पंपास। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास नाम है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यह है सिडनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है तो भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर में पानी की औसत खारापन है तो यह खारापन है 35 ppt। अरब सागर में पानी की औसत खारापन है 35 ppt। निम्नलिखित सागरों में किसका औसत लवणता सर्वाधिक है? तो यह है मृत सागर का। निम्नलिखित सागरों में किसका औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर का लवणता सर्वाधिक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अमेजोन। निम्नलिखित नदियों एवं उनके शहरों का मेल मिलाइए जिसमें से होकर ये नदियाँ बह रही और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर पहले शहर दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा आइए देखते हैं। रोटरडैम है राइन नदी। पेरिस स्थित है सीन नदी के आगे। बुडापेस्ट स्थित है
डेन्यूब नदी का है और वाशिंगटन स्थित है, वाशिंगटन स्थित है पोटोमैक के आगे, पोटोमैक के आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान किया हुआ है और आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। रोटरडैम स्थित है राइन नदी के आगे, पेरिस स्थित है सीन नदी के आगे और बुडापेस्ट स्थित है डेन्यूब नदी के आगे, वाशिंगटन है पोटोमैक के आगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलधारा जोड़ती है? तो यह जोड़ती है बलअब मंदेव। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलधारा जोड़ती है? तो यह है बाब अल मंदेव। सुमेलित की, जहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक सूखा, अत्यधिक वर्षा वाला जगह है और यहाँ जगह का नाम है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 4 3 2 1। आइए देखते हैं। अत्यधिक गर्म हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा वाला हो जाएगा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा हो जाएगा चिली। फिर से देखते हैं। अत्यधिक गर्म हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा वाला हो जाएगा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा हो जाएगा चिली। यहाँ पे देखिए मिलान किया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह होती है चिकनी मिट्टी में। किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह चिकनी मिट्टी में होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो यह चीन है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो यह चीन है। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यह होती है सोना खनन की। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है। निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो यह हुआ है चीन में। निम्नलिखित देश में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो यह चीन में हुआ है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? तो भारत। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? भारत है। तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में है? तो यह है वेनेजुएला में। तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में? तो यह वेनेजुएला में है। कोयला का सामान्य प्रकार है तो बिटुमिनस। कोयला का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो बिटुमिनस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 85वां प्रश्न। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होता है? तो यह शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत एवं यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होता है कौन सा? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जलवायु एवं यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है? तो यह है लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। मानसून का निवर्तन इंगित होता है? तो यह सी ऑप्शन 1 2 3 तीनों हो जाएगा। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से एवं स्थल पर तापमान के बढ़ने से। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। आइए 89वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युगम का मिलान सही है? तो बी ऑप्शन सही है। महाद्वीपीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस युगम का मिलान सही है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यह प्रचलित नहीं है पंपास में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास में प्रचलित नहीं है। बाकी मध्य चिली में, केप टाउन में और एडिलेड में यह प्रचलित है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कांगो नदी में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के, पिग्मी निवासी अफ्रीका के। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। एस्किमो निवासी कहाँ के? कनाडा के। एस्पेरांटो हैं तो यह है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो है क्या? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन सा है? चीन। वह देश जो विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है? चीन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? चीन में। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? तो चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो यह है ईरान।
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। आइए 98वां प्रश्न देखते हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो यह चीन में है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो यह चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह करता है सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह है सऊदी अरब। आइए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यह है कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान है। टीन मिलता है कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेप में। टीन मिलता है प्लेसर निक्षेप में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा संरक्षण वह पराक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह पराक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, यह ऑप्शन चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो यह है कनाडा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो यह है कनाडा। आइए 196वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 रेखा मार्ग को सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा यूरोप ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। तो यह है पेरिस से वार्सा। ट्रांस एंडीज रेल मार्ग तो यह है ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरोजो तक। फिर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। फिर ओरिएंट एक्सप्रेस, यह है पेरिस से इस्तांबुल तक। बी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। फिर से देखते हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग तो यह है पेरिस से वार्सो तक। ट्रांस एंडीज रेल मार्ग तो यह है ब्रूनेस आयर्स से वाल्पेरोज तक। फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। और फिर ओरिएंट एक्सप्रेस है, यह है पेरिस से इस्तांबुल तक। 107वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो यह है कैनबरा। बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन पतन नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो यह कैनबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन का नाम से जाना जाता है? तो यह है सेंटोज। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोज है। पर्यावरण किससे बनता है? तो यह बनता है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी से, मतलब जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से। पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से एवं अजैविक घटकों से। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। तो यहाँ पे विश्व भूगोल खत्म हुआ। यहाँ पे 110 प्रश्न थे विश्व भूगोल के जो खत्म हुए। अब हम लोग भारत का भूगोल शुरू करते हैं। तो आप लोग से फिर से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अगर आप लोगों ने अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं जो PPSC या इस तरह के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। और इसे बार बार देखने से रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग को बस करना यही है कि इसे बस बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो आइए आप लोग शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत विस्तृत है तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी देशांतर या अक्षांश भारत का भौगोलिक विवरण नहीं दे रहा है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत को लगभग बीच बीच से होकर गुजरती है।
ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT के अंतर पाया जाता है, तो यह बी ऑप्शन 10 प्लस 5.5 घंटा, मतलब 5.5 घंटा आगे। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT में अंतर पाया जाता है प्लस 5.5 घंटा का। हुंडी प्रपात निर्मित है, तो यहाँ स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, हुंडी प्रपात निर्मित है कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर। भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? तो गार्डविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? गार्डविन ऑस्टिन। उसी को K2 भी कहा जाता है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो यह होती है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में। हिमालय की पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? तो शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब? सोनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है, तो यह सोनोजोइक महाकल्प में। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कहाँ? तो सोनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो आइए देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, तो यह बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा A 1, 2, 3 तीनों सही है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, तो यह बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के कारण फलस्वरूप हुई है, यह बिल्कुल गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यह है भुवन पहाड़ियाँ। बाकी गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ तीनों इसका भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यह है भुवन पहाड़ियाँ। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? तो यह खनिज है टाइटेनियम का। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा के बारे में यहाँ पे ऑप्शन में सही नहीं दिया हुआ है, तो इसका स्टार मार्क किया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए क्या है। आइए पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि से कुल तटरेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तटरेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ई दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए ई ऑप्शन दिया हुआ है। आइए फिर से पढ़ लेते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ से? अवस्थित दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है कहाँ? प्रवाल भित्ति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है क्या? प्रवाल भित्ति का। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसमें 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत का, और यह महाराष्ट्र का अंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 2021 का नया रिपोर्ट आया हुआ है, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। चाहे तो आप एक पेन पेपर लेके बैठे हो अगर, तो इसे लिख भी सकते हैं आप आराम से।
निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो यह मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कौन सी? तो कार्डमम पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी है। 24वां प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं कौन कौन से? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यह दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो यह हरियाणा में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो हरियाणा में नहीं की गई है, बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में इनकी पहचान की गई है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति एवं राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। टोडा केरल में नहीं है, टोडा तमिलनाडु में है। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजाति एवं राज्य में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो टोडा केरल में नहीं, टोडा तमिलनाडु में है। भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, कोटा तमिलनाडु यह बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो यह बनती है देवप्रयाग में। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो यह देवप्रयाग में बनाती है। भारत में यारलुंग जांगवो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी नाम से। भारत में यारलुंग जांगवो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी, जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विश्लेषण आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसका सहायक नदी है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एवं कावेरी। लूनी, नर्मदा, ताप्ती गिरती है अरब महासागर में। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो आप लोग इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोन और गंगा नदी की संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पटना में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पटना में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यह स्थित नहीं है उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं? तो उत्तरकाशी नहीं है, बाकी फतेहपुर, भागलपुर एवं कानपुर गंगा नदी किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो यह स्थान है लेह। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो लेह स्थान सबसे सूखा है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, परंतु उनका जलवायु में भिन्नता के कारण है। तो यह उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून से। टुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो यह मिलता है सभी प्रकार के कण, जैसे बलुआ कण, चिकना कण एवं पांशु कण। टुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? पौधे को तो मिलती है चिकनी मिट्टी से। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो चिकनी मिट्टी में मिलती है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो यह होती है त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सब सिंचाई होती है? तो यह त्रिवेणी नहर है। दिए गए गुट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसमें हो जाएगा उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज बिल्कुल सही, सिंचाई बिल्कुल सही, ग्रामीण विद्युतीकरण बिल्कुल सही, ग्रामीण सड़कों की
विपणव, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों, सभी चारों। फिर से देखते हैं, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उत्तर उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, बिल्कुल सही। सिंचाई, बिल्कुल सही। ग्रामीण विद्युतीकरण, बिल्कुल सही। ग्रामीण सड़कों का विपणन, बिल्कुल सही। आइए 44वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो यह हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुशल सिंचाई हो जाएगा, गुणवत्ता युक्त बीज हो जाएगा, कीटनाशकों का प्रयोग हो जाएगा, उर्वरकों का उपयोग हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो चारों ऑप्शन रास्ता है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है, तो यह संबंध है उपयुक्त सभी से, मतलब हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति संबंधित है किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत की अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो यह पैदा होती है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। भारत के निम्न राज्यों में से किससे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है वह है जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वह है जम्मू कश्मीर। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार नकदी फसल नहीं, बाकी जूट, मूंगफली एवं गन्ना नकदी फसल है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार, मूंगफली एवं गन्ना नकदी फसल है। जूट, मूंगफली एवं गन्ना नकदी फसल है, ज्वार नकदी फसल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा फसल क्या है। चलिए आइए अगला देखते हैं। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो यह मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। भारत में कौन सा दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो यह होता है हेमेटाइट का। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का खनन होता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ? तो झरिया में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ? झरिया में। भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? तो यह होता है झारखंड में। भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। यहाँ देखते हैं, भारतीय कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बात है, यह बिल्कुल सही है। धुलाई स्थानों का उपयोग क्षमता में कमी, यह बिल्कुल सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, यह बिल्कुल सही है। कार्य संचालन कीमतें, यह बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4। फिर से देखते हैं, भारतीय कोयला उद्योग के निम्न समस्याओं पर विचार कीजिए। तो निम्न कोटि के कोयला एवं कोयला संचालन बाधा, यह बिल्कुल सही है। धुलाई स्थानों के उपयोग क्षमता में कमी, यह बिल्कुल सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, यह बिल्कुल सही है। कार्य संचालन कीमतें, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह है डिगबोई, असम में। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई, असम में है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो यह हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1984 में थी तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो यह करता है कर्नाटक। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक राज्य है। आइए 63वां प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता में निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आइए देखते हैं कौन सा सही है इसमें। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, यह बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, यह बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिषद नीतियों को क्रियान्वित किया, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4, चारों सही हो जाएंगे। आइए फिर से देखते हैं, भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता
के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, यह बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, यह बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वित किया, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3, 4। आइए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो यह स्थित है टाटानगर के नज़दीक। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटानगर के स्थित है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो यह स्थापित है खेतड़ी में। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो यह खेतड़ी में स्थापित है। राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबा खनन के लिए। राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। आइए 69वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह करती है पूरी पीर पंजाल को। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह पूरी पीर पंजाल को पार करती है, पूरी पीर पंजाल। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो यह करती है 12:43, एक त्रिवेंद्रम सेंट्रल, बी ऑप्शन। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो यह है 12:43, एक त्रिवेंद्रम सेंट्रल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूर डाक सेवा का आरंभ किया है। कब किया है? तो 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूर डाक सेवा का आरंभ किया है। तो यह किया है 1986 में। आइए अगला प्रश्न। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था, यह विकल्प सही दिया हुआ नहीं है इसमें, तो इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका विकल्प ऑप्शन में सही नहीं दिया हुआ है। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके आराम से। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाट आंचल या पाट रीजन अवस्थित है कहाँ से? तो झारखंड में। पाट आंचल या पाट रीजन अवस्थित है कहाँ? झारखंड में। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड में। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम में सजाएं। तो यह है, पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर आएगा बिहार। या 1995 का अकॉर्डिंग है, क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ था, तो इसलिए वह बड़ा राज्य था। और मध्य प्रदेश भी बड़ा इसलिए था क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था। आइए अगला फिर से इसी को देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सही अवरोही क्रम सजाएं। तो पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर होगा बिहार। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल उस समय का दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग आराम से। चलिए अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह जिला है कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिला में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जिला सबसे बड़ा है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यह घिरा हुआ है 7 राज्य से। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो 7 राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए 7 का नाम दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं, अगर पेन पेपर हो तो लिख भी सकते हैं। गद्दी लोक निवासी है कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोक निवासी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी इनहेबिटेंट है कहाँ के? तो गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी इनहेबिटेंट है कहाँ के? तो गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है कहाँ की? तो यह गारो जनजाति एक से अधिक स्थानों की हैं। तो यह गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। असम गारो जनजाति कहाँ की है? तो यह जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों स्थानों की है, इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है इसके ऑप्शन में। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है कितनी? तो 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है तो यह गंगा नदी है।
भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। देखिए इसकी लंबाई दी हुई नदी के हिसाब से, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, अगर पेन पेपर हो तो इसे लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर शहर है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है कौन सा? तो उपयुक्त सही, मतलब तीनों नदी वहाँ से निकलती, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज नदी है। आइए 86वां प्रश्न देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। यह बिल्कुल सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो यह बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। फिर से देखते हैं। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। आइए 88वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी भ्रंश ध्वनि या फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? तो यह बहती नर्मदा नदी से। कौन सी नदी भ्रंश ध्वनि या फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी से यह होकर बहती है। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदी या रिवर है कौन सी? तो ए, 1 और 2 दोनों, नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदी रिवर कौन सी है? तो नर्मदा एवं तापी। आइए 99वां प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह होकर गुजरती है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु से। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु से होकर यह गुजरती है। सो नर्मदा एवं महानदी निकलती है कहाँ से? तो यह निकलती है अलग अलग जगह से निकलती है, तो इसीलिए इसका स्टार मार्क किया हुआ। आइए डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ। सोन नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धरातली की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसका आंसर स्टार मार्क इसलिए दिया हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध नदी है? तो यह है लूनी नदी। निम्नलिखित में कौन भूमिबद्ध नदी है? तो यह लूनी नदी है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्रिया है किसकी? तो कोसी नदी की। निम्न नदियों में कौन सी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्रिया है किसकी? तो कोसी नदी की। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो यह निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है क्या? तो स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापन का कारण। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है क्या? तो इस स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापन के कारण होता है। अम्र वर्षा मैंगो शावर है क्या? तो इसका स्टार मार्क दिया हुआ है इसका आंसर में। इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ के अच्छे से पता लगा सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। अम्र वर्षा मैंगो शावर है क्या? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो यह मिलती है तमिलनाडु राज्य में। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े या विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु राज्य में मिलती है। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? मेघालय राज्य में। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? मेघालय राज्य में। सूची 1, प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो प्राकृतिक आपदा और प्रदेश दिया हुआ है, तो इसका आइए मिलाते हैं। बाढ़, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान। भूकंप, हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र। सूखा हो जाएगा मध्य पूर्व भारत एवं चक्रवात, झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा। फिर से देखते हैं। बाढ़ हो जाएगा, इसका विकल्प भी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बिहार का मैदान। भूकंप हो जाएगा हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र। सूखा हो जाएगा मध्य एवं पूर्वी भारत। चक्रवात हो जाएगा झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा। आइए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। केरेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ? तो कश्मीर, हिमालय में। केरावास मृत्तिका जो जाफरान या केसर
क्या एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है? कहाँ? तो कश्मीरी हिमालय में होती है। रेगर किसका नाम है? तो यह नाम है काली मिट्टी का। रेगर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है कहाँ? महाराष्ट्र में। रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। रेगुर नाम है क्या? काली मिट्टी का। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? तो वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वनारोपण द्वारा। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। तो यह किया गया है जियो सिंक्रोनाइज के द्वारा। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, तो यह जियो सिंक्लाइन के द्वारा वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो वांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? वांगार। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो यह होती है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी निर्मित होती है। आइए 109 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो यह प्रतिशत 20.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो 20.7% है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो यह घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वन वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कौन सा? तो मिजोरम। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कौन सा? मिजोरम। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो यह है महाराष्ट्र में। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो यह है महाराष्ट्र में। फिर है समस्त विश्व में तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है? तो इसकी अनुमानित संख्या देखिए आप लोग देख सकते हैं 12,852 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। फिर से देखते हैं समस्त विश्व में तेंदुओं का सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितना? तो 12,852। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर प्रश्न। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 1901 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, यह गलत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल गलत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत किया गया है, बिल्कुल सही है। फिर से देखते हैं भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से रही है, तब बिल्कुल सही है। वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुषों व महिलाओं साक्षरता में अंतर बढ़ गया, यह बिल्कुल गलत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, यह बिल्कुल गलत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 4। आइए 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 31% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 31% है। सारण सिंचाई नगर निकलती है कहाँ से? तो गंडक से। सारण सिंचाई नगर निकलती है कहाँ से? गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो यह आता है गंडक नदी का। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो गंडक नदी का पानी आता है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? तो हरियाणा पंजाब एवं राजस्थान की। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो हरियाणा पंजाब एवं राजस्थान की। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कोसी नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? यह कोसी नदी पर अवस्थित है। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो यह कृष्णा एवं गोदावरी नदी से जुड़ी हुई है। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो कृष्णा एवं गोदावरी नदी से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पे? तो महानदी पर। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पे? महानदी पर। मैराथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बराकर पर।
मैराथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी में बनाया गया? तो बराकर पहाड़ पे बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो यह है ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो यह इनमें से कोई नहीं, मतलब सरकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोई नहीं है। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो सरकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 126वां प्रश्न। कृषि में युगम पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है? तो यह है विभिन्न मौसमों पर दो फसल। कृषि में युगम पैदावार का आशय खाली स्थान के उगाने से, तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल से है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो देखते हैं क्या सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना, यह बिल्कुल गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, यह बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, यह बिल्कुल गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4। फिर से देखते हैं, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना, यह बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, यह बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, यह बिल्कुल गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना, यह बिल्कुल सही है। आइए 128वां प्रश्न। नकदी फसल में निम्नलिखित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? गेहूँ नहीं है, बाकी गन्ना, कपास एवं जूट है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं कौन सा? तो गेहूँ नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 129वां प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसने? तो गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसने? गेहूं के उत्पादन में। प्रमुख खाद्य फसल है कौन सा? तो चावल। प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो यह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो यह है चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। भारत में कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो यह बोई जाती है मूंगफली। भारत में कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो मूंगफली बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन सा? तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा? तो महाराष्ट्र है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह है मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल राज्य है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादक में अग्रगणी है? तो केरल राज्य है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? तो इसमें 4 मार्क दिया हुआ है, क्योंकि यह आंकड़ा बदलता हुआ रहता है। यह 1994 का आंकड़ा है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ के इसे अच्छे से जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो यह नहीं है गिरनार पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। 141वां प्रश्न। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो यह पुलनेज नहीं है, बाकी चिकमंगलूर है, कुर्ग है एवं बाबर बुदनगिरी है। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज नहीं है। 142वां प्रश्न देखते हैं। भारत अपनी
आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? तो चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? चाय का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो यह है द्वितीय। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान है क्या है? तो द्वितीय है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है क्या है? तो बुटामिनस है, सॉरी बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो यह पंजाब में उपलब्ध नहीं, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उपलब्ध है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं कहाँ? पंजाब में। भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि राजस्थान और कर्नाटक दोनों इसका आंसर होगा। भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो स्टार मार्क दिया हुआ है, राजस्थान और कर्नाटक इसका आंसर होगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देखते हैं निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? तो यह है झारखंड। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो यह झारखंड है। आज 150वें प्रश्न देखते हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचाने? तो यह है बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचाने? तो यह है बिहार। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है किसका? तो बिहार, मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है किसका? तो बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यह है लौह अयस्क खनन। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड में। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो यह पिच ब्लेड में प्राप्त किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली पनबिजली या हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है कहाँ आरंभ हुआ? तो शिव समुद्रम में। भारत में पहली पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है कहाँ? तो शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन सही नहीं है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, यह गलत है। फिर से देखते हैं भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन सही नहीं। भारत में उत्पादित कुल वाणिज्यिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। तो आइए सही ऑप्शन 3 ऑप्शन, बाकी के 3 ऑप्शन देख सकते हैं। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रास प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 157वां प्रश्न। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किया गया है। इस उद्योग में ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलता था। इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित की गई है। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। आज 158वां प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो यह है डी ऑप्शन 64 एवं 40,000 किलोमीटर। यह 1992-93 का प्रश्न है, तो अब इसका आंकड़ा बदल गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अब कुल हो गया 599 राष्ट्रीय राजमार्ग और इसकी कुल लंबाई है 1,40,995 किलोमीटर। पहले 64 एवं 40,000 था, अब हो गया 599 एवं 1,40,995 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कहाँ? तो 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कहाँ? 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो ये होती है 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है कितनी? 5.5 फीट की। मोरमुगाहो पत्तन स्थित है कहाँ स्थित है? गोवा में।
मरमुग गाँव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। 162वां प्रश्न, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो यह अवस्थित किया जाने वाला है महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 163वां प्रश्न, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ? गुड़गांव में। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह नाम है भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह भारती है। और पहले दो कौन से हैं? तो एक दक्षिणी गंगोत्री, एक मैत्री, और अब भारती हो गई। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो यह नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो यह कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, फिर मालवन क्षेत्र में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह पाई जाती है। तो 165वां प्रश्न यहाँ पे पूरा हुआ। तो यहाँ पे भारतीय भूगोल एवं विश्व भूगोल संपन्न हुआ। अब भारतीय अर्थव्यवस्था कल अगले वीडियो में प्रारंभ होगा। तो यह छठा वीडियो था। और अगर आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देख लीजिए। पहले के 5 वीडियो में भारतीय इतिहास के तीनों पाठ एवं भारतीय राज्य व्यवस्था संपूर्ण तरह से किया हुआ है। तो और इस पाठ में अब भारतीय भूगोल भी पूरा हो गया। अगला पाठ होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे, फिर आएगा सामान्य विज्ञान पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पिछले के 5 वीडियो तो आप लोग जाइए इसे देख लीजिए। और आप लोग अपनी तैयारी के लिए इस वीडियो को नहीं, मतलब पूरे सीरीज़ को बार बार देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर का सीरीज़ नहीं देखा तो मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए करंट अफेयर भी देखिए, क्योंकि करंट अफेयर भी बीपीएससी में काफ़ी मायने रखता है। 32 प्रश्न के आसपास केवल करंट अफेयर ही रहता है, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इस तरह के या बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे लाभान्वित हो सके और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। और आप लोग केवल इसे रिवीजन मोड में डालना है, मतलब रिपीट मोड में डालना है, और इसे बार बार सुनिए ताकि इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से पहुंच जा सके। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसे बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार देखिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। चलिए अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। बने रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोग से फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।